भारत के इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में आजकल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आ रही है। एक तरफ हैं देश की अपनी कंपनियां जो रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और दूसरी तरफ हैं विदेशी निवेशक जो थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। ये जो विरोधाभास है ना, ये हमारी इकोनॉमी और देश की आने वाली तरक्की के लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इन दो निवेशकों की कहानी को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि आखिर हमारी घरेलू कंपनियां इतनी बुलिश क्यों हैं और विदेशी फर्में क्यों थोड़ा पीछे हट रही हैं। इसमें सरकार का क्या रोल है ये भी देखेंगे। और आखिर में इन सब के बीच भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त आंकड़े के साथ। इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में प्राइवेट सेक्टर ने 9.9 लाख करोड़ रुपए के नए इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं। आपको बता दूं, ये पिछले 15 महीनों में सबसे ऊंचा लेवल है। मतलब शुरुआत तो काफी पॉजिटिव लग रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर हर कोई इतना ही ऑप्टिमिस्टिक है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हमें इन आंकड़ों की गहराई में उतरना पड़ता है। तो शुरू करते हैं अपने विश्लेषण का पहला हिस्सा, दो निवेशकों की कहानी। यहां हम देखेंगे कि कैसे इंडिया के अपने इन्वेस्टर्स यानी घरेलू कंपनियां और जो बाहर से आए विदेशी निवेशक हैं, उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एक झटके में बयां कर देती है। एक तरफ नए इन्वेस्टमेंट्स में भारतीय फर्मों की हिस्सेदारी 94% के रिकॉर्ड हाई पर है। वहीं दूसरी ओर विदेशी कंपनियों का नया निवेश घटकर सिर्फ 0.6 लाख करोड़ रुपए रह गया है, जो कि 5 साल में सबसे कम है। मतलब एक ही इकोनॉमी पर दो बिल्कुल अलग अलग नज़ारे। तो चलिए अब कहानी के पहले किरदार यानी हमारी घरेलू फर्मों पर फोकस करते हैं। आखिर इनके इतने जबरदस्त कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है, आइए समझते हैं। ये चार्ट देखिए, 94%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के नए निवेश का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ घरेलू कंपनियों से आ रहा है। ये दिखाता है कि देश के अपने उद्यमी अपने भविष्य को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। एक तरह से ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को भी मजबूत करता है। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं है। ये एक ट्रेंड है जो लगातार बढ़ रहा है। 2018-19 में भारतीय फर्मों का हिस्सा 77% था, जो अब बढ़ते बढ़ते 94% तक पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि हम घरेलू पूंजी पर कितना ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। तो इस भरोसे के पीछे क्या है? पहली बात, सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो रहे हैं। भारतीय कंपनियों द्वारा पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स की वैल्यू भी 15 महीने के हाई पर है। दूसरी बात, ज्यादातर नया पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लग रहा है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। और सबसे दिलचस्प बात, ये कॉन्फिडेंस हाल में हुए जीएसटी रेट कट से भी पहले का है। मतलब ये किसी शॉर्ट टर्म फायदे की उम्मीद पर नहीं, बल्कि एक गहरे भरोसे पर टिका है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, कहानी की दूसरी साइड यानी विदेशी फर्में। आखिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत को लेकर इतने सावधान क्यों हैं? ये चार्ट एक चिंताजनक ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। ये लगातार तीसरा साल है जब इस पीरियड में विदेशी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट कम हुए हैं और अब तो ये 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। और ये बात और भी गंभीर तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। भारत में ये गिरावट तब आ रही है जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट असल में बढ़ रहा है। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 3% और 2024 में 11% बढ़ा। तो सवाल बड़ा सीधा है, जब दुनिया में पैसा लगाने के मौके बढ़ रहे हैं तो विदेशी निवेश भारत से क्यों कतरा रहे हैं? इस पूरी आर्थिक कहानी में एक तीसरा अहम किरदार भी है और वो है खुद सरकार। सरकार की बदलती भूमिका भी इस पूरे समीकरण पर असर डाल रही है। इस दौरान सरकार की तरफ से नए प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट में 71% की भारी गिरावट देखी गई है। और ये अचानक नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे कि वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ाएगी जितनी पहले बढ़ा रही थी। इसे समझने के लिए कैपेक्स को जानना जरूरी है। आसान भाषा में ये वो सरकारी खर्च है जिससे देश में सड़कें, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स बनते हैं जो आगे चलकर इकोनॉमी को फायदा पहुंचाते हैं। सरकार अब अपने कैपेक्स को जानबूझकर धीमा कर रही है ताकि डेवलपमेंट और डिफेंस जैसे दूसरे जरूरी मुद्दों के लिए पैसा बचाया जा सके। तो अब इन सभी धागों को जोड़कर देखते हैं। घरेलू निवेशक, विदेशी निवेशक और सरकार, इन तीनों को मिलाकर आगे की तस्वीर कैसी दिखती है?
तो यहाँ से कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, अब सारा दारोमदार भारतीय फर्मों पर आ गया है। चूंकि विदेशी निवेशक और सरकार दोनों ही पीछे हट रहे हैं, तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का दबाव इन्हीं पर है। दूसरा, इस घरेलू मोमेंटम को बनाए रखने और विदेशी निवेशकों को वापस लाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार को आसान बनाने वाले सुधारों की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या सिर्फ घरेलू कंपनियों का भरोसा ही भारत की ग्रोथ की गाड़ी को अकेले खींच सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को बहुत गहराई से सोचना होगा। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में, खासकर पश्चिम एशिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बात हो रही है गाजा में शांति के एक नए प्रस्ताव की। सवाल यह है कि क्या ये दशकों से चले आ रहे इस संघर्ष का कोई हल निकाल सकता है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो हमारे आज के विश्लेषण का दूसरा संपादकीय विषय है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश की गई 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना। देखिए, ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसने आते ही इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो इसे शांति की उम्मीद की तरह देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचक इसे कह सकते हैं एक तरफा और कई समस्याओं से भरा हुआ मान रहे हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि क्या ये प्लान सच में शांति का कोई वर्कबल ब्लूप्रिंट है, या फिर ये अनजाने में ही सही इस संघर्ष की आग को और भड़काने का काम करेगा? बस इसी बड़े सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे हम आज। तो चलिए सबसे पहले इस प्लान की बुनियाद को ही समझते हैं। ये जो 20 पॉइंट का प्रपोजल है, इसके मेन पिलर्स क्या क्या हैं? आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना कंट्रोवर्शियल बना रहा है? ठीक है, तो इस प्लान के जो मुख्य प्रावधान हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले, सभी बंधकों की रिहाई के बदले फौरन सीज फायर। दूसरा, गाजा को एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी के हवाले कर दिया जाएगा। तीसरा, वहां एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF तैनात की जाएगी। चौथा पॉइंट यह है कि इजराइल गाजा के अंदर अपना एक सिक्योरिटी पेरीमीटर बनाए रखेगा। और पांचवां, हमास को खुद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये काफ़ी डिटेल्ड और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लगता है ना। ऐसा लगता है कि संघर्ष के कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, पर जैसा हम आगे देखेंगे, असली पेच इसकी बारीकियों में ही छिपा है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इस प्लान पर दुनिया भर से और उस रीजन से क्या रिएक्शंस आए हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। एक तरफ तो इसका खुलकर समर्थन हो रहा है और दूसरी तरफ एक बहुत गहरी और मतलब रखने वाली खामोशी है। और ये पैटर्न यहां बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ हैं इजराइल के प्रधानमंत्री जो इसे अपने युद्ध के लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ देख रहे हैं। कुछ बड़े अरब और मुस्लिम नेताओं ने भी इसका स्वागत किया है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे अहम आवाज ही गायब है, फिलिस्तीनी लोगों की। इस पूरे प्लान को बनाने में उनका कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं था। आप सोचिए, ये जो असंतुलन है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये साफ इशारा करता है कि शांति की इस प्रक्रिया में उन लोगों को ही बाहर रखा गया है जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और यही बात किसी भी स्थायी समाधान के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। और बात सिर्फ प्लान की नहीं है, इसे लागू करने के तरीके को भी देखिए। ट्रंप और नेतन्याहू ने हमास को एक सीधा सा अल्टीमेटम दिया है, या तो प्लान मानो या फिर लगातार इजरायली हमलों के लिए तैयार रहो। मतलब ये किसी बातचीत का न्योता कम और एक धमकी ज्यादा लगती है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म पर आते हैं। सवाल यह है कि क्या ये प्लान असल में सिर्फ और सिर्फ इजरायल के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है? स्रोत का तर्क ये है कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसमें सुझाया गया है वो एक नए तरह के कॉलोनियल टाइप एडमिनिस्ट्रेशन जैसा है। मतलब गाजा पर शासन तो होगा, लेकिन बाहरी ताकतों का। इसकी अध्यक्षता खुद मिस्टर ट्रंप करेंगे और वहां एक इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स होगी, जबकि जो वहां के लोकल लोग हैं यानी फिलिस्तीनी, उन्हें अपने ही भविष्य से जुड़े फैसले लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। और ये बात यहां और भी साफ हो जाती है। भले ही एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती की बात हो रही है, लेकिन ये प्लान साफ साफ इजरायली सैनिकों को एन्क्लेव के अंदर अपना सिक्योरिटी पेरीमीटर बनाए रखने की इजाजत देता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि इजरायली कब्जा किसी न किसी शक्ल में जारी ही रहेगा। और शायद सबसे बड़ी बात, फिलिस्तीनियों को लीडरशिप से तब तक दूर रखा जाएगा जब तक कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार पूरे नहीं हो जाते। लेकिन सवाल यह है कि सुधार हैं क्या, इन्हें तय कौन करेगा और कब माना जाएगा कि ये पूरे हो गए? इन सब सवालों का कोई जवाब इस प्लान में नहीं है।
तो चलिए अब इस प्लान की कुछ और बड़ी बड़ी कमियों को देखते हैं, खासकर वो जो एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के सवाल को और भी ज्यादा उलझा देती हैं। जब इस प्लान को जरा गौर से देखते हैं ना, तो बहुत सारे जरूरी सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं। जैसे कि एक फिलिस्तीनी राज्य बनाने का कोई भरोसेमंद रास्ता इसमें नहीं दिखाया गया है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई टाइमलाइन ही नहीं है। ये तक नहीं बताया गया कि जो इंटरनेशनल फोर्स बनेगी उसमें कौन कौन से देश होंगे, पूरी प्रक्रिया की निगरानी कौन करेगा, ये भी साफ नहीं है। और फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार का मैनेजमेंट कौन देखेगा, इस पर भी पूरी खामोशी है। तो फिर इन सब बातों के बाद श्रोत इस प्लान पर अपना फाइनल वर्डिक्ट क्या देता है? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया है। स्रोत का कहना है, दिस इज अ प्लान रिटन इन सैंड, यानी ये रेत पर लिखी गई एक योजना है। इसका मतलब साफ है, ये एक ऐसी योजना है जिसकी नींव ही कमजोर है। इसमें कोई ठोस डिटेल नहीं है, कोई असली कमिटमेंट नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा है जो शायद हवा के पहले झोंके में ही ढह जाए। तो कुल मिलाकर स्रोत का तर्क यही है कि ये प्लान इस बेहद मुश्किल संघर्ष को सुलझाने की जगह उसे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ये शांति तो नहीं लाएगा, बल्कि हो सकता है कि अपने प्रपोजर्स को ही मिडिल ईस्ट के इस दलदल में और गहरे खींच ले जाए। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर ये प्लान जवाब नहीं है, तो फिर एक स्थायी और न्यायपूर्ण शांति का भरोसेमंद रास्ता कैसा दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या होना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स को ही नहीं, बल्कि हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर और उस टकराव की जो अब समंदर की ओर बढ़ता दिख रहा है। हम भारत और पाकिस्तान के बीच नौसैनिक शक्ति के बदलते समीकरण पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारा तीसरा संपादकीय विषय है भारत पाकिस्तान संघर्ष का वो मोर्चा जो अब बदल रहा है। एक ऐसा मोर्चा जो जमीन और हवा से शिफ्ट होकर समंदर की ओर जा रहा है। तो सवाल ये उठता है, कुछ वक्त पहले तक तो सारी बातें हवा में हो रहे टकराव की थीं, है ना, एयर स्पेस की थीं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारा का सारा फोकस अब समंदर पर आ गया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ बातों बातों में नहीं हो रहा है। असल में अरब सागर में एक खतरनाक साइकिल शुरू हो चुकी है। दोनों ही देश अपनी नौसैनिक ताकत जोर शोर से बढ़ा रहे हैं और ये एक हथियारों की होड़ जैसा बन गया है। अब भारत की तरफ से देखें तो इरादे एकदम साफ नजर आ रहे हैं। चाहे वो सर क्रीक एरिया पर रक्षा मंत्री की चेतावनी हो या फिर नेवी चीफ का वो बयान कि भविष्य में किसी भी टकराव में नेवी ही कार्रवाई करने वाली पहली होगी, ये सब एक ही तरफ इशारा करता है, एक फॉरवर्ड डेटरेंट पोस्चर, मतलब दुश्मन को हमला करने से पहले ही रोक देना। INS निस्तार जैसे नए जहाज़ों को शामिल करना हो या साउथ चाइना सी तक पेट्रोलिंग करना, ये सब भारत की बढ़ती नौसैनिक महत्वाकांक्षा को दिखाता है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान भी चुपचाप नहीं बैठा है। भारत के हर एक कदम का जवाब दिया जा रहा है। वो अपनी नेवल एसेट्स को कराची से ग्वादर तक फैला रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। चीन से बनी नई सबमरीन शामिल कर रहे हैं और नई नई मिसाइलों का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल बन गया है। आप देखिए, दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे की ताकत को परखा जा रहा है, जिससे तनाव सिर्फ बढ़ ही रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। दशकों से ये माना जाता था कि अरब सागर में भारतीय नौसेना का दबदबा है, कोई मुकाबला ही नहीं है। पर क्या ये सोच अब बदल रही है? इस सवाल का जवाब शायद खुद भारतीय नौसेना प्रमुख के शब्दों में छिपा है। जब वो पाकिस्तान के नौसैनिक बेड़े की आश्चर्यजनक वृद्धि की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि शक्ति का जो संतुलन था वो अब बदल रहा है। तो ये बैलेंस आखिर बदल कैसे रहा है? देखिए, एक तरफ भारत है, हमारे पास संख्या बल है, ज्योग्राफी का फायदा है, ये सब हमारी ताकत है। लेकिन एक चुनौती भी है, हमारा बेड़ा पुराना हो रहा है। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो कह सकते हैं कि एक स्मार्ट गेम खेल रहा है। वो चीन से सबमरीन्स और तुर्की से कार्वेट्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर पैसा लगा रहे हैं। उनका मकसद भारत को हराना नहीं, बल्कि किसी भी हमले की कीमत को इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि भारत ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। तो ये सब इतना खतरनाक क्यों है? मतलब समंदर में टकराव जमीन या हवा की लड़ाई से अलग क्यों होता है? इसका जवाब इसके अपने यूनिक रिस्क्स में छिपा है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, एक बार जब आप समंदर में अपनी नेवी भेज देते हैं तो वहां से पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बड़ा कदम माना जाता है।
फिर 1971 की जंग की यादें हैं, जहां भारतीय नेवी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान उसे कभी नहीं भूल सकता। इसके अलावा नेवी के जहाज लंबे समय तक एक जगह तैनात रहते हैं, जिससे एक लगातार तनाव बना रहता है। और इन सब के ऊपर है चीन का फैक्टर, जो हर कदम को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल बना देता है। और यहीं हम पाकिस्तान की कोर स्ट्रैटेजी पर आते हैं, डिटरेंस बाय डिनायल। अगर आसान भाषा में समझें तो वो अपने डिफेंस को इतना मजबूत बना रहे हैं कि भारत के लिए हमला करना बहुत ज्यादा महंगा सौदा हो जाए। उनका मकसद भारत को हराना नहीं, बल्कि उसे हमला करने से ही रोक देना है। और यहीं पर चीन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ग्वादर और कराची में चीन की मौजूदगी सिर्फ एक मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल दबाव है। ये भारत के लिए एक साफ संदेश है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 बार सोच लें। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि गेम के रूल्स बदल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो पुरानी रणनीतियां थीं, जो पुराने तौर तरीके थे, वो अब शायद काम ना करें। पहले क्या होता था? भारत अपने बड़े बेड़े का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान का खुद का बेड़ा ज्यादा काबिल और फैला हुआ है। पहले नौसेना को एक आखिरी हथियार माना जाता था, पर अब उस पर दबाव है कि संकट की शुरुआत में ही कोई भूमिका निभाए। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा है। ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी नई नई टेक्नोलॉजी मैदान में आ चुकी हैं। लेकिन अगर हमारी सोच, हमारी स्ट्रैटेजी पुरानी ही रह गई, तो गलत अंदाज़ा लगाने का, मिसकैलकुलेशन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे सकती है। तो अंत में सारी बात आकर एक सवाल पर टिक जाती है, भारतीय नौसेना की भूमिका आखिर है क्या? क्या यह संकट की शुरुआत में सिग्नल देने का एक जरिया है, या फिर एक ऐसा हथियार जिसे आखिरी दांव के लिए रिजर्व में रखा जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि इस क्षेत्र में भविष्य में होने वाले किसी भी टकराव का रुख क्या होगा। भारत एक हरे भरे भविष्य की तरफ तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, $2.5 ट्रिलियन का सवाल। आखिर ये पैसा आएगा कहां से? चलिए आज इसी बड़ी चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हमारा आज का चौथा और अंतिम संपादकीय विषय है भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और जलवायु वित्त की जो बहुत जरूरत है उसके बारे में। देखा जाए तो ये भारत की तरक्की की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भारत की कुछ शानदार उपलब्धियों से। देखिए, जब बात रिन्यूएबल एनर्जी की आती है ना, तो भारत ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। और कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं जो सच में हैरान कर देंगे। बस इस एक आंकड़े को देखिए, 24.5 गीगावाट, और ये सिर्फ 2024 में जोड़ी गई नई सोलर एनर्जी कैपेसिटी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि भारत किस बड़े स्केल पर सोलर एनर्जी को अपना रहा है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ गीगावाट तक ही नहीं रुकती। भारत आज दुनिया में सोलर एनर्जी में तीसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है, और इस बात को तो यूनाइटेड नेशंस ने भी माना है। और सबसे जरूरी बात, इस बदलाव से रोजगार भी पैदा हो रहा है। 2023 में ही सोचिए 10 लाख से ज्यादा नौकरियां, और तो और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर भारत ने दुनिया को रास्ता भी दिखाया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। ये सारी उपलब्धियां बहुत शानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या भारत इस तेज रफ्तार को बनाए रख सकता है? और यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। देखिए, इस शानदार तरक्की के पीछे एक बहुत बड़ी चुनौती छिपी है, और वो है पैसे की कमी। इस ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, वो अभी कहीं ना कहीं गायब है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $2.5 ट्रिलियन। जी हाँ, ये वो अंदाजा है कि भारत को 2030 तक अपने क्लाइमेट टारगेट पूरे करने के लिए इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। अब सोचिए, जरूरत है $2.5 ट्रिलियन की, और दिसंबर 2024 तक जो ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह से पैसा आया है वो है करीब $56 बिलियन। मतलब जो गैप है, जो अंतर है, वो बहुत ज्यादा है, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की कमी की ही नहीं है। एक और बड़ी दिक्कत ये है कि जो पैसा आ भी रहा है वो जा कहाँ रहा है। ग्रीन फाइनेंसिंग का लगभग 84% हिस्सा सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस दौड़ में पीछे छूट रहा है। तो इसका असर क्या हो रहा है?
जो हमारे MSMEs हैं, यानी छोटे और मंझले उद्योग, जो एग्रीटेक में नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, या फिर जो छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो सब पीछे छूट रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असल में ज़मीनी स्तर पर बदलाव तो यही लोग लाएंगे। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। इस बड़े फाइनेंशियल गैप को भरने के लिए और ज़रूरी पैसा जुटाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो एक्सपर्ट्स ने एक 4 तरफा रणनीति का सुझाव दिया है। पहला, सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क कम किया जाए। दूसरा, ब्लेंडेड फाइनेंस का इस्तेमाल हो। तीसरा, जो हमारे देश के बड़े बड़े फंड्स हैं जैसे पेंशन फंड, उनसे पैसा जुटाया जाए। और चौथा, कार्बन मार्केट का फायदा उठाया जाए। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ब्लेंडेड फाइनेंस, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आसान भाषा में समझें तो इसमें सरकार या किसी संस्था का पैसा एक तरह का सेफ्टी नेट का काम करता है। इससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का डर कम हो जाता है और वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसे असलियत में करने के 2 तरीके हैं। एक है क्रेडिट एनहांसमेंट, मतलब सरकार गारंटी देती है जिससे प्रोजेक्ट का रिस्क कम हो जाता है और बैंक आसानी से लोन दे देते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस गारंटी। ये खास तौर पर छोटे शहरों के लिए बहुत कारगर है, जहां इन्वेस्टर्स को अक्सर लगता है कि रिस्क ज्यादा है। और जानते हैं, इस पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो भारत के अपने ही खजाने में है। हम बात कर रहे हैं EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और LIC जैसे बड़े बड़े फंड्स की। सोचिए, अगर नियमों में थोड़े सुधार किए जाएं, जैसे ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के लिए साफ गाइडलाइंस बना दी जाएं, तो इस विशाल पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा भी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी निष्कर्ष पर। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल चैलेंज नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मौका है कि वो सिर्फ क्लीन एनर्जी में ही नहीं, बल्कि क्लाइमेट फाइनेंस के मामले में भी दुनिया को लीड करे। ये जो बात कही गई है, ये पूरी कहानी का सार है। देखिए, असली लीडरशिप सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बनाने में नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी फाइनेंशियल सिस्टम बनाने में भी है। तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है। भारत के पास क्षमता है, रफ्तार है और इरादे भी हैं, लेकिन क्या वो अपने हरे भरे भविष्य के लिए जरूरी ये मजबूत फाइनेंशियल ढांचा तैयार कर पाएगा? इसका जवाब ही आने वाले दशक में भारत की तरक्की की दिशा तय करेगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।